Second day struggle for visa in Islamabad. तो ये कहानी है मेरे स्ट्रगल की, जो मैं अपने बच्चों के वीज़े के लिए पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रही हूँ। यहाँ पे आज टाइम हो चुका है हमारे मील बॉक्स का। ट्रेन की तरफ से हमें मील बॉक्स प्रोवाइड किया गया है, जिसमें खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। थोड़ी बिरयानी, 2 रोटी और दाल और चिकन कढ़ाई, 1 गुलाब जामुन रखा हुआ था। खाना इस कदर का ठंडा था कि मैं क्या बताऊँ। मेरे साथ जो मेरा भाई गया हुआ था उसने ज़रा भी नहीं खाया। वो कह रहा था दाल तो इतनी टिकाऊ है कि मैं रोटी से तोड़ रहा हूँ तो लग रहा है पत्थर है। लेकिन मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के खाना खाया और अच्छे से पेट भर लिया, और वो मुझ पे हंस रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम पहुंच चुके हैं लाहौर। मुल्तान से थोड़ा दूर है लाहौर। 2-4 घंटे के बाद हम लाहौर के अंदर एंट्री ले चुके हैं, और लाहौर स्टेशन पे काफ़ी भीड़ थी। और जैसे जैसे हम पिंडी इस्लामाबाद के करीब आ रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी और काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि सफ़र सिर्फ 19 घंटे का था, लेकिन बहुत वक्त लग गया था, क्योंकि भावलपुर के बाद इतनी धुंध थी कि ट्रेन ने अपनी स्पीड कम कर दी थी। धुंध में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो स्पीड थोड़ी स्लो थी। अभी लाहौर आ चुके हैं और हम लोग यहाँ लाहौर स्टेशन पर रुके हुए हैं। मेरे दिमाग में 24 घंटा मायरा का ही ख्याल था, जिसकी वजह से मेरा चेहरा बहुत उतरा हुआ था। और फिर उसके बाद हम पहुंच चुके अपनी मंजिल पर। रात का टाइम है और ये है पिंडी स्टेशन। गाइस, जब मैं यहाँ पिंडी स्टेशन पे उतरी हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मेरे हाथ की उंगलियाँ मुड़ रही थी, इतनी ठंड थी कि मैं परेशान थी। मैं भाग रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। उसके बाद जो है मेरा ये भाई, इसने काफ़ी सामान रखा हुआ था, इसके ही सामानों को मैंने ओढ़ा पहना। अपना तो पहना था, मतलब 3-3 कोट डाल लिए मैंने, सब कुछ किया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हमने कैब की। और मैं आपको बताऊँ कि पैसेंजर को लूटने के लिए यहाँ लोग बैठे हुए हैं। जो सफ़र 400 रुपये का था, ये 1500 हमसे डिमांड कर रहे थे। हमने फिर भी काफ़ी कम करवाना चाहा, तो एक बंदा 1000 रुपये में तैयार हुआ, और उन्होंने बोला कि रात में ही 14 रुपये पर लीटर 14 रुपये पेट्रोल का दाम और बढ़ चुका है। तो बस हम निकल चुके थे अपनी मंजिल की तरफ, और पिंडी का ये हसीन रास्ता है। पिंडी इस्लामाबाद एक साथ लगा हुआ है, तो हमें जो ट्रेन है वो यहीं पे छोड़ती है। हम लोग उतरे थे चिकलाला पे, चिकलाल था कि चिकलाला करके, वहाँ स्टेशन पे हम लोग उतरे। उसके बाद जो है ना, हमने कहा भाई हम अभी तो ऊपर उनके घर पे नहीं जा रहे, पहले हम यहाँ हाथ अपने सेक लेते हैं। और ये हम जिसके घर जा रहे थे उनका घर था, तो हम घर के अंदर आपको विजिट नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। कोई चाहता है कैमरे के सामने आए, कोई चाहता है नहीं आए। तो बस गाइस, हम लोग घर के अंदर थे। रात 2 बजे सोने के बाद हो चुकी है सुबह। गुड मॉर्निंग। तो वक्त आ चुका है हमारा आज सुबह एम्बेसी निकलने का। तो अभी सुबह का वक्त हो रहा है 7 बजे का। और आज मैं आपको पहले एक बात बता देती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो चुकी है, और मैं आप लोगों से बात करते हुए आगे बढ़ती गई। जब मैंने अपने फ़ोन के काफ़ी वीडियोज़ को चेक किया तो उनका साउंड चला गया था। मैं बहुत अफसोस में थी कि यार ये क्या हो गया। मेरी पूरे डे की रूटीन थी और उस पर आवाज़ नहीं है, तो मैं आप लोगों को वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो गाइज, मैं आपको पिंडी दिखा रही हूँ। पिंडी देख के मुझे ऐसा लगा कि हमारे घर के पास एक बाराबंकी है एरिया, जहाँ मेरी बहन की शादी भी हुई है। तो जब मैं पिंडी में टहल रही थी, मुझे बिल्कुल सेम लग रहा था कि मैं इंडिया के ही उस बाराबंकी के इलाकों में, गलियों में टहल रही हूँ। तो इसीलिए मैंने उनको विजिट आपको भी करवाया। और एक बहुत अच्छी बात, कराची छोड़ के अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, आपको लगेगा आप इंडिया के ही इलाकों में घूम रहे हो। सिर्फ कराची वाहिद ऐसा है जो इंडिया से मैच नहीं करता है, ये डिफरेंट है। यहाँ भी लाल ईंटों के घर हैं, और हमारी तरफ भी सारे लाल ईंटों के घर बनते हैं। ठंड बहुत तेज थी, इतनी ज़्यादा थी कि हाथ पैर की उंगलियां सूख रही थी, नसें चिपक रही थी आपस में। और उस पर हम लोगों ने खूब लपेटा हुआ था मुंह पे सारी चीज़ें, और
मफलर, 2-2 मोज़े, सब कुछ, मतलब बिल्कुल मैं उसी तरीके के कपड़ों में थी जैसे मैं कभी अपने शहर में रहती थी। लेकिन मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि अब मुझसे इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ इसने ना अयान ने अपने सर पे टोपा भी लगा लिया और अपनी नाक भी बंद कर ली। उसने बोला कि मुझसे तो चला ही नहीं जा रही गाड़ी बिल्कुल भी। तो निकलते निकलते हम लोग अपने रास्ते पे आ गए थे। और यहाँ देखिए आपको एक हसीन चीज़ ये दिखाऊंगी कि जहाँ पे सूखे पेड़ हैं वहाँ पीली घासें हैं, और इसी तरीके से जहाँ हरी घासें हैं वहाँ नीला आसमान है। और मुझे इतना पसंद आया इस्लामाबाद, इतना पसंद आया कि भाई मेरा दिल लूट लिया इस्लामाबाद ने तो। और मैं वहाँ पहुँची तो मुझे एक शहर का आगे लिखा हुआ मेंशन आया फैज़ाबाद। मैंने कहा ये क्या, मैं तो फैज़ाबाद पहुँच गई अपने ही शहर में। और फिर हम लोग निकलते गए, सामने पहाड़ है और आसमान देखिए, पीछे आपको पहाड़ दिखाई पड़ रहा था। और ये क्या हसीन पेड़ थे जिनमें पत्तियां नहीं थी। मुझे ऐसे लुक बहुत खूबसूरत लगते हैं, किसी व्यूज़ मतलब लुक बोल रही हूँ आपको। इन हसीन रोडों से मेरा दिल कर ही नहीं रहा था कि मैं कैमरे को ऑफ करूं, क्योंकि हम जहां कराची में रहते हैं और सारे ही कराची के लोग, हम लोग पक्की सड़कें और घर बिल्डिंग देख देख के हमारी आंखें थक चुकी हैं। और जब यहाँ ग्रीनिटी दिखाई पड़ी, और वो भी इतनी हसीन ग्रीनिटी और इतनी खूबसूरत, साथ में पहाड़ और नीला आसमान और इतने हसीन हसीन पेड़, तो मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही थी कि मेरा कैमरा ऑफ हो जाए। हमें थोड़ा सा एम्बेसी का रास्ता मिस गाइड हो रहा था हमसे, हमने मैप भी ऑन किया था बट हमें पता नहीं चल रहा था। फिर हमने यहाँ गार्ड था उसके पास बाइक रोकी और उससे पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि आपने बिल्कुल सीधे रास्ते पे चले जाना है, जहाँ पे पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं बस एम्बेसी शुरू है। तो हम लोगों ने इसी तरीके से 2-3 बार पूछना पड़ा हमें। एम्बेसी काफ़ी दूर थी घर से, हमें 1 घंटे का वक्त लग गया था। तो अयान बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया अयान ने मेरे साथ, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, जैसे लग रहा था दानिश है मेरे साथ। और बस मैं रोड पे खड़ी होकर आप लोगों से बातें कर रही थी, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वॉइस चली गई थी। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि गाइज इस शहर का हुस्न देख के लग रहा है वाकई ये कैपिटल के लायक था, इसीलिए इसे कैपिटल बनाया गया है। रोडें इतनी चौड़ी, इतनी खूबसूरत थी। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी मुल्क की खूबसूरती उसकी सड़कों से दिखाई पड़ती है। तो इस्लामाबाद में सड़कें बड़ी हसीन थी, और सबसे बड़ी बात कि आपको कहीं भी कोई गंदगी नहीं मिलेगी, एक पत्ता भी नहीं गिरा हुआ था। यहाँ सब तरफ नीट एंड क्लीन था, और मैं यही चीज़ आपको दिखा रही थी कि कितना नीट एंड क्लीन है। और सामने पर्वत जो हम पे झुके हुए थे। तो गाइस जहाँ पे हमें पहुँचना था हम पहुँच चुके हैं। ये है एम्बेसी के अंदर का एरिया, अंदर का नहीं मतलब कि बाहर का एरिया, जहाँ पे आपने रुक जाना है। और यहाँ पे मैं आके खड़ी होके एम्बेसी से निकलने के बाद आपसे बता रही हूँ ये बात कि बहुत ज़्यादा ही कस्टडी थी, इतनी चेकिंग, इतना ज़्यादा पुलिस, इतनी रेंजर्स। 5 बार तो मुझे चेक किया गया, मेरे हर सामान को अपने पास रखवा लिया गया। फिर एक शटल आई, वो मुझे अंदर लेके गई। आधा घंटे में एम्बेसी के अंदर मैं इंडियन एम्बेसी पहुंची। एम्बेसी का एरिया इतना बड़ा था जो मैं आपसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, बहुत बड़े एरिया में थी। वहाँ पे एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी गाइज, और इतनी कस्टडी थी। मैं इंडियन एम्बेसी पे उतरी, पूरे आधा घंटे बाद उनकी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं जो आपको लेके जाएंगी, और वो हमें लेके गए। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि ऑफिसर्स इतने अच्छे थे इंडियन एम्बेसी के, उन्होंने इतना मेरे साथ कोऑपरेट किया, इतने अच्छे से पेश आए। मैंने रोने लगी, मैंने बोला कि भाई मुझे कराची से अर्जेंट आना पड़ा है, आपको पता है मैं बैठ के आई हूँ, मैं 24 घंटे से सोई नहीं, मेरा 60-70 हज़ार रुपये लग गया। अगर आप लोग मेरे ईमेल का, मेरे किसी भी फ़ोन कॉल्स का जवाब देते तो मैं क्यों आती इतनी दूर चल के आप लोगों के पास। तो उन्होंने बोला कि मैम वीज़ा वैसे भी देर में आता है। मैंने कहा मुझे 3 मंथ हो चुके हैं, जो टाइमिंग आपने दी है 90 डेज़ मेरे पूरे हो चुके हैं, उसके बाद मैं आपके पास आई हूँ वीज़े के लिए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है आप मुझे पेपर्स दें, मैं चेक करके आता हूँ। जब उन्होंने पेपर्स लिया, अंदर गए चेक करने, तो उन्होंने मुझे बताया कि 1 हफ्ते आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आप जाएं और TCS के ऑफिस में 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आप पता कर लीजिएगा। मतलब उनके चेहरे से लग रहा था कि रोज़ैन मायरा का वीज़ा आ चुका है। मैंने बोला कि मैं पूरी जानकारी लेने के बाद आप लोगों के पास आई हूँ। उन्होंने कहा डोंट वरी, आप वापस जाएं और वीज़े का 10 दिन के अंदर आपका मसला हम हल कर देंगे।
वहाँ से निकलने के बाद मैंने सोचा कि आज है जुमे का दिन और जुमे के दिन मुझे नमाज़ पढ़नी थी, तो मैंने कहा क्यों ना हम चलते हैं फैसल मस्जिद। तो हम चले आए हैं फैसल मस्जिद की तरफ। यकीन जाने कि मुझे जन्नत सा महसूस हो रहा था। चारों तरफ से पहाड़ ने मस्जिद को घेरा हुआ था और इतना खूबसूरत नीला नीला आसमान झुका हुआ मस्जिद के ऊपर था। तो जुमे का दिन था और हम लोगों ने फिर थोड़ी देर के लिए बाइक इधर की तरफ मोड़ ली। हमारे पास वक्त कम था क्योंकि आज ही हमने अपनी ट्रेन या बस का टिकट दोबारा करवाना है। मायरा इतना रो रही थी, इतनी परेशान थी गाइज कि मेरा दिल किसी हालत में नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं मस्जिद तो होके ही जाऊंगी। और मैंने अयान को कहा चलो हम लोग बाइक मोड़ते हैं और चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपसे बातें कर रही थी कि गाइज यहाँ हवा इतनी तेज़ है कि मेरे कानों में काफ़ी कुछ लपेटा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मेरे कान के अंदर हवा चली गई और मेरे एक कान में शायद दर्द सी हल्की महसूस हो रही थी। और अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि धूप तेज़ थी और ठंडी हवाएं, और ये मौसम बड़ा प्यारा होता है जब तेज़ धूप में ठंडी हवा होती है। मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट नो कि आप लोगों को पसंद आता होगा कि नहीं आता होगा। तो मस्जिद बिल्कुल हमारे सामने है जो आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो चलते हैं मस्जिद की तरफ। क्या बताएं कौन सी बहुत प्यारी है ये वाली भी आई, चलती हुई जो आई है ना, बहुत प्यारी। तो यहाँ फोटोग्राफर्स थे जो 15 मिनट के अंदर आपके फ़ोटो खींच के दे रहे थे, और ये लड़का किसी चीज़ के लिए मान नहीं रहा था। हर चीज़ इसने किया है वहाँ पे। तो इसने बोला कि मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगा। इसने अपने 2-3 फ़ोटो निकलवा लिए। उसके बाद हम लोग चल पड़े मस्जिद के अंदर। तो हमें मुझे तो कैमरा हाथ में था। उसने बोला कि आप भी फ़ोटो खिंचवा लें। मैंने कहा भाई मैं तो व्लॉगिंग करती हूँ, और दूसरी ये बात कि अब कैमरा हाथ में है ही है तो मैं क्या करूँ खींच के। गाइस मुझे संभाला नहीं जाता, मैं फ़ोटो रखूँ कहाँ, मुझे ये मसला होता है। मेरी शादी के भी एल्बम को ना मुझे समझ नहीं आता कहाँ रखूँ। यहाँ आके पता चला कि आप लोगों ने चप्पलें यहीं रख के जानी है, और यहाँ कोई चप्पल का पैसा वैसा नहीं हो रहा था। चप्पल के अपने बॉक्स बने हुए थे सैंडल्स के, जिनमें आपको रख देना है, उसके बाद आके खुद ले जाए। चोरी चमारी वाला कोई दिक्कत कोई परेशानी आनी थी। ये सामने जो आपको पूरा सहन टाइप दिख रहा है ना, इसमें दुकानें हैं जहाँ आपको तस्बीह और क्या कहते हैं जानमाज ऐसी चीज़ें मिलेंगी। और भी काफ़ी चीज़ें थी जो आप अपनी ज़रूरत के भी सामान ले सकते हैं, छोटे मोटे सब कुछ लगे हुए थे। उसके बाद अब हमें सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना था क्योंकि मस्जिद ऊपर बनी हुई, मेरे ख्याल से कोई पहाड़ का एरिया था जिसे काट के ही मस्जिद को बनाया गया होगा। और ये बहुत पुरानी मस्जिद है, कोई न्यू नहीं है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मीनार इसका इतने ऊंचे हैं कि वो पहाड़ों से भी ऊंचे जा रहे थे। और क्या संगमरमर की बनी हुई मस्जिद थी। सफाई इतनी थी कि नीचे आप फर्श में भी शीशे की तरह अपना चेहरा देख सकते थे। तो गाइस हम लोग यहाँ फैसल मस्जिद में हैं इस टाइम पे, और मैं तो परेशान हो गई, क्या करूँ कहाँ से क्या क्या संभालूँ, इतने कपड़े पहने हुए हैं ना। हर बंदे के हाथ में एक मोबाइल था और सारे ही अपनी वीडियोस बना रहे थे। कोई मस्जिद की बना रहा था तो कोई खुद मस्जिद के सामने बना रहा था। अच्छा बेहतर ये होता है कि कोई बंदा आपके साथ हो और वो आपकी वीडियो बनाता हो तो बड़ी अच्छी बात होती है। अजान हो रही थी और अजान के बाद मैंने सोचा कि अब फटाफट मैं अपने सॉक्स उतारती हूँ, वज़ू बनाते हैं और वज़ू बना के नमाज के लिए जाते हैं। मैंने उससे पूछा कि यार ये पानी इतना ठंडा है, तुमने बर्फ़ घोला है। वो कह रहे आप कहाँ से आए? मैंने कहा कराची से। तो हंसने लगे, बोलने लगे इधर का पानी आज थोड़ा गर्म है, कराची वालों को तो गर्मी लगती, इधर बहुत ठंडा है। मैंने कहा हाँ बहुत ठंडा है, सही बात, पठान थी वो औरत। तो मस्जिद के अंदर का व्यू देखें, आपको कितना खूबसूरत लगेगा। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं और आप इंजॉय करें।